हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार शुक्ला। आज हम विश्व अर्थव्यवस्था के संकेतक के रूप में जो विश्व विकास संकेतक हैं उनके कुछ स्थितियों को जानेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे विश्व विकास संकेतक। और इसमें आपको बता दूं कि सितंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2015 तक विश्व में निर्धनता, शिक्षा, नारी स्थिति, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं वैश्विक सहयोग के क्षेत्रों में विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शताब्दी विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। इन लक्ष्यों के प्राप्त न होने के बावजूद 1990 की तुलना में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। बच्चों का स्कूल में नामांकन कराया गया और तेजी से जीवन खोने वाले कारणों से सुरक्षा प्रदान की गई। आर्थिक क्षेत्र में आई मंदी का इन लक्ष्यों की प्रगति को बाधित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। वस्तुतः आर्थिक विकास के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, निर्धनता उन्मूलन आदि सभी लक्ष्यों में प्रगति वांछित है, परंतु इन्हें पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य स्कूलों में अधिक उपस्थिति दर्ज कराएगा तथा रोजगार उन्नयन के साथ साथ आय वृद्धि में सहायक होगा। इसी प्रकार अधिक आय लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति प्रेरित करेगी। वैश्विक स्तर पर 2015 तक शताब्दी वैकाशिक लक्ष्यों की संपूर्ति हेतु सभी विश्व संगठनों एवं विकसित देशों को विकासशील देशों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। तो इन्हीं वैश्विक संगठनों कुछ पीछे जो औपनिवेशिक मानसिकताएं बनी हुई थी उनसे वैश्विक संगठनों की प्रासंगिकता पर भी कभी कभी चिन्ह लगाया गया। फिर भी हम विश्व विकास संकेतक 2013 और विश्व विकास रिपोर्ट 2013 के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था के नवीनतम उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। और ये आपके सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो PCS हो, चाहे IAS हो, चाहे वो BEd हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंक PO हो, सभी के GS में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। और काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका आंसर क्या हो, उसका आंसर क्या हो, इसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो 2013 तक जो हमारे पास में रिपोर्ट है, या मैंने जो सर्च के आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय में 5 शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं। इसमें सकल राष्ट्रीय आय मतलब GNI, जिसमें सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA, फिर चीन, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, और इसमें भारत का स्थान 9वां है। इसमें खास बात यह है कि निम्न आय वर्ग के जो देश हैं वो 466 के औसत उस पे हैं, और मध्य आय वर्ग देश वाले 20,835 बिलियन डॉलर के सकल राष्ट्रीय आय के उसमें हैं, और उच्च वाले 45,000 से ऊपर के विश्व आय में देखे जाते हैं। अब अगर हम इनको PPP के आधार पर देखें तो सबसे पहली बात बता दूं कि ये GNI है क्या। जैसे यहाँ पे सकल राष्ट्रीय आय GNI, इसकी गणना किसी देश के निवासी उत्पादकों द्वारा, मतलब कोई देश है वहाँ से जितने लोग निवासी हैं और उन्होंने जो उत्पादित किया, उत्पादन में वस्तु हो सकती है, सेवा हो सकती है, ठीक है, जिसमें राज सहायता न दी गई हो, कोई गवर्नमेंट उसमें सहायता न दी हो, वो मतलब प्रत्येक निवासी जितने लोग हैं वो बाहरी
अंदरूनी कोई भी हो सकते हैं, प्रत्येक निवासी, ठीक है। तो प्रत्येक निवासी जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेंगे उनका जो मूल्य होगा, जिसमें कि राज सहायता इंक्लूड नहीं होता, और ऐसे सकल राष्ट्रीय आय GNI में क्या होता है कि बाहर से अगर कोई विदेश, जैसे भारत में बाहर से पैसा आया तो उसको भी गिना जाता है, ठीक है। अगर हम PPP के आधार पर देखें, परचेसिंग पावर पैरिटी, तो क्रय शक्ति समता के आधार पर देखें तो USS प्रथम पर है, चीन दूसरे पर है और भारत तीसरे पे है, जापान और जर्मनी इसके बाद है। तो परचेसिंग पावर पैरिटी, परचेसिंग पावर पैरिटी से मतलब है कि विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के वास्तविक मूल्य स्तर की तुलना को प्रदान करती है, और इस आधार पर ये मूल्य सर्वेक्षण के द्वारा परचेसिंग पावर पैरिटी को निर्धारित किया जा सकता है, निर्धारित किया जाता है। मतलब सकल राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जो हम अमेरिकी डॉलर की तुलना से करेंगे, जैसे अमेरिकी डॉलर की तुलना में, जैसे हमारा भारत का 1766 है सकल राष्ट्रीय आय, इसका अगर हम जब अमेरिकी डॉलर से तुलना करते हैं तब ये परचेसिंग पावर पैरिटी बन जाता है, तो ये हमारा 4526 बनता है। तो हम इसमें विश्व में तृतीय स्थान पर हैं, जो नए विश्व विकास संकेतक 2013 हैं। अब हम देखेंगे समृद्धि, समृद्धि के आधार पर कौन से देश उस पे हैं। तो समृद्धि के आधार पर, समृद्धि मतलब जो प्रति साल हम जो आर्थिक समृद्धि रेट होती है प्रत्येक साल के आधार पे, इसको देखें तो मकाऊ जो चाइना का है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कतार है, मंगोलिया है, तुर्कमेनिस्तान है, घाना है, संपूर्ण विश्व की 2.7 है, भारत की 6.3 है, निम्न आय वर्ग देश की 6 है, मध्य आय वर्ग देश की 6.3 है, उच्च आय वर्ग देश की 1.5 है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि विश्व बैंक मतलब परंपरागत आधार पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय। अब हम प्रति व्यक्ति आय की तरफ जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय की गणना 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले विश्व के 188 देशों के आधार पर लिया जाता है। इसमें मोनाको सबसे ऊपर है, लिechtenstein, नॉर्वे, कतर, लक्जमबर्ग प्रति व्यक्ति आय में ये सबसे ज़्यादा है। इसके बाद न्यूनतम में, परंपरागत आधार पर न्यूनतम में हम देखें न्यूनतम, ये देखिए न्यूनतम में तो कांगो सबसे कम है, उसके बाद लाइबेरिया है, फिर इरिट्रिया है, बुरुंडी है, नाइजर है। सॉरी, ये PPP के आधार पर है, और PPP के आधार पर अगर हम देखें तो कतार सबसे ऊपर है। ध्यान दीजिए कि परंपरागत आधार और PPP आधार दोनों अलग हैं। आपको बता दिया हूँ कि परंपरागत आधार पे, और जब डॉलर के से हम चेंज करते हैं, उसको हम गणना करते हैं, तुलना करते हैं, तब जाकर हमें PPP मिलता है। तो PPP के आधार पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है कतार, लक्जमबर्ग, नॉर्वे, सिंगापुर, मकाऊ, चीन, ये सबसे ऊपर है। और उसके बाद PPP के आधार पर सबसे नीचे जो है कांगो है, लाइबेरिया है, इरिट्रिया है, बुरुंडी और नाइजर। इस पे परंपरागत आधार पे जो सबसे नीचे हैं उनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले स्थान पे कांगो है, उसके बाद बुरुंडी है, फिर लाइबेरिया है, फिर नाइजर है, उसके बाद इथोपिया है।
क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे जीडीपी के आधार पर, तो जीडीपी के आधार पर यूएसए सबसे पहले, फिर चीन, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस। सबसे उच्च अर्थव्यवस्थाएं जो जीडीपी के आधार पर थीं वो ये पांचों थीं। अब हम इस जीडीपी में देखेंगे कि कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान किसका है। सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। तो सियरा लियोन 58% इसकी कृषि क्षेत्र में उत्पादन है। फिर लाइबेरिया आता है 53%, फिर इथोपिया और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य 46%, उसके बाद कंबोडिया 37%, पापुआ न्यू गिनी 36%, भारत सिर्फ 18% जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषि वानिकी मत्स्यन को भी सम्मिलित किया गया है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्यन और कृषि वानिकी को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के न्यूनतम योगदान देने वाले कौन कौन हैं। कृषि क्षेत्र के न्यूनतम योगदान तो ब्रुनेई दारुस्सलाम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो 1% देते हैं। सेंट किट्स, बहामास, सेशेल्स, एंटीगुआ बरमुडा, दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 2%, बोत्सवाना। तात्पर्य यह है कि त्रिनिदाद टोबैगो सबसे कम, बड़े स्टेट में देखें तो दक्षिण अफ्रीका सबसे कम, उसके बाद फिर तीसरे चिली, कांगो गणराज्य, जॉर्डन ये सब आते हैं। उसके बाद चौथे स्थान पे रूसी परिसंघ, मॉरिशस, और पाँचवें स्थान पे ब्राज़ील। तो इन लोगों का 5%, बस इनका 5% योगदान है। दक्षिण अफ्रीका का कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान सिर्फ 2% है, ब्राज़ील का सिर्फ 5%। इसके बाद हम देखेंगे कि तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान किसका है। तृतीयक क्षेत्र आप जानते हैं सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में लग्जमबर्ग का सबसे पहले स्थान है, उसके बाद सेशेल्स, फिर मालदीव, फिर सेंट लूसिया। तो लग्जमबर्ग 86% योगदान है किसका, सकल घरेलू उत्पाद का, सेवा क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का, और भारत का 56%। तो तृतीयक क्षेत्र में अधिकतम योगदान किसी अर्थव्यवस्था के विकास का मापक होता है। यही कारण है कि विकसित देशों में तृतीयक क्षेत्र का अधिकतम योगदान आता है, जबकि अल्प विकसित देशों में कृषि क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। अब सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग तृतीयक क्षेत्र को शीर्ष योगदान वाले देखेंगे तो शीर्ष योगदान वाले देशों में कांगो जो प्रजातांत्रिक गणराज्य वह 77% है, 77% है, सबसे ज़्यादा जो उद्योग क्षेत्र का योगदान देता है। और न्यूनतम योगदान वाले देखें तो सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र में के शीर्ष योगदान वाला देश कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है, और न्यूनतम में कांगो गणराज्य, पापुआ न्यू गिनी, अजरबैजान, ब्रुनेई दारुस्सलाम, अंगोला, गबन, ये लोग न्यूनतम के रूप में आते हैं। पूंजी निर्माण में देखें तो पूंजी निर्माण करने वाली शीर्ष देश अर्थव्यवस्थाएं, तो पूंजी निर्माण जीडीपी के प्रतिशत रूप में सबसे ज़्यादा मंगोलिया का 63% है, फिर भूटान 59%, तुर्कमेनिस्तान 54, चीन 48 और सियरा लियोन 41, भारत का 35। तो याद रखिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में जो सकल पूंजी निर्माण है वो करने वाले देश, शीर्ष देश अर्थव्यवस्थाएं, मंगोलिया प्रथम पर है, उसके बाद अपना पड़ोसी भूटान 59, तुर्कमेनिस्तान 54, चाइना 48, सियरा लियोन 41, भारत का 35% है। अब हम देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल घरेलू बचत दर। तो
बचत दर में मकाऊ सबसे आगे है, चीन उसके बाद, ब्रुनेई, कुवैत, अल्जीरिया। विश्व की बचत दर 19.4 है और भारत का 34.6 है। समझ गए। शस्त्र निर्यात में देशों का हिस्सा, शस्त्र निर्यात में सबसे ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, उसके बाद रूस है, उसके बाद फ्रांस है, फिर चीन है, फिर जर्मनी है। और 2011 में सर्वाधिक हथियार आयातक देश क्रमशः थे भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, मोरक्को एवं संयुक्त अरब अमीरात। तो 2008-12 की समग्र अवधि के दौरान देखें तो भारत सबसे पहले, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, ये क्या है, सर्वाधिक हथियार आयातक देश हैं। और निर्यातक में अमेरिका, रूस और जर्मनी। अब इसके बाद देखते हैं कि सर्वाधिक विदेशी ऋणग्रस्त देश कौन कौन अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो सर्वाधिक विदेशी ऋण से ग्रस्त देश चीन है, उसके बाद रूस है, फिर ब्राज़ील है, फिर भारत है, उसके बाद तुर्की है। एक और चीज़ देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देश। तो सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देशों में सऊदी अरब सबसे पहले है, उसके बाद इजराइल है। सऊदी अरब 8.4% सैन्य व्यय पर खर्च करता है, इजराइल 6.8, ओमान 6.0, संयुक्त अरब अमीरात 5.4, विश्व 2.5 करता है, भारत 2.5 करता है, पाकिस्तान हमसे ज़्यादा 3 करता है, चीन 2.0 करता है, अमेरिका 4.7 करता है। तो इस आधार पे सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देशों को रखा जाता है। हम इसमें फर्स्ट पार्ट में आज हम विश्व विकास संकेतक के अर्थव्यवस्था के रूप में देखें। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे जनघनत्व, जन्म दर, सर्वाधिक मृत्यु दर, महिला जीवन प्रत्याशा, मातृत्व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, श्रमिक बल, उसके बाद वनाच्छादन, नगरीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ सबसे ज़्यादा, किन देशों में उत्सर्जन ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर तीसरे पार्ट में हम कृषिगत उत्पाद से रिलेटेड देखेंगे। वैश्विक कृषिगत उत्पाद में कौन कौन शीर्ष स्थान पे, जैसे चावल में कौन कौन है, गेहूं में, इनको देखेंगे। उसके बाद हम चौथे पार्ट में मिनरल्स को देखेंगे। इंडिया एंड वर्ल्ड के जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन होते हैं, जैसे कि सोना में कौन कौन प्रथम स्थान पे है, भारत में कौन कौन प्रथम स्थान पे, विश्व में कौन कौन प्रथम स्थान पे है। और इसमें विश्व को भी देखेंगे और भारत को भी देखेंगे, कौन से देश उत्पादन ज़्यादा करते हैं। विश्व खनिज में देखेंगे बॉक्साइट, एल्युमिनियम, कैडमियम, सीमेंट का उत्पादन कौन कौन से देश सबसे ज़्यादा करते हैं, कच्चे तेल का उत्पादन कौन से देश सबसे ज़्यादा करते हैं। तो इन 4 या 5 पार्टों में हम देखेंगे और विश्व संकेतक को समझेंगे। और ये लगभग चीज़ें क्योंकि विश्व विकास संकेतक से लिया हुआ है तो एकदम श्योर सर्टेन सही है, इनमें कहीं कोई गलती नहीं है। बस आपको समझना है और याद करना है। क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी आते हैं, तो इसलिए ध्यान देना है। और अगर आपको क्या नाम है इसका, आपको कॉपी चाहिए या बुकलेट फॉर्म में चाहिए तो आप अपना ईमेल एड्रेस मुझे मैसेज कर सकते हैं और फिर मैं आपको ईमेल एड्रेस पे ये जितना मैं बनाया हुआ है बुकलेट वो मैं आपको सेंड करूँगा। धन्यवाद। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये, और कमेंट कीजिए जो भी आपको उचित लगता है, जो भी आपको नहीं समझ में आता है मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा या फिर उसी के विषय पर
नए वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।